हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, मोस्ट वेलकम नर्सिंग मास्टर चैनल। गाइस, एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आई हुई है और ये जो रिक्रूटमेंट आई है ये आई है एम्स की तरफ से। ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से एक रिक्रूटमेंट पब्लिश की गई है जो कि एम्स सीआरई के नाम से पब्लिश की गई है। ठीक है, सीआरई इट मीन्स की कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। गाइस, एक्चुअली इस ये नोटिफिकेशन पब्लिश की है एम्स ने, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डाउट्स है, खास करके ऐसे लोग जो अभी फ्रेशर हैं इस फील्ड में। ठीक है, अभी अभी उन्होंने बीएससी 4th ईयर पास किया है और इस एग्ज़ाम को अटेंड करना चाहते हैं, बट उनके मन में कन्फ्यूज़न है ना कि सर सीआरई देने के बाद क्या नॉर्सेट भी देना है या फिर नॉर्सेट और सीआरई दोनों अलग अलग है। तो ऑब्वियसली गाइज आपके डाउट्स अभी सारे क्लियर करेंगे हम इस वीडियो में। एम्स नॉर्सेट अलग चीज़ है और एम्स सीआरई अलग चीज़ है। ठीक है, पहली चीज़ की एम्स सीआरई के बारे में बात करेंगे क्योंकि इसकी नोटिफिकेशन जारी की गई है। तो एम्स सीआरई होता है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, एक ऐसा एग्जामिनेशन जहाँ पे सारे ऑल डिपार्टमेंट्स के एग्जाम्स लिए जाते हैं कंबाइंड। ठीक है, जिसमें कि मेडिकल भी आएगा, नॉन मेडिकल्स यानी कि पैरामेडिकल्स भी आ जाएंगे, नर्सिंग्स भी आ जाएगा। तो गाइस इस रिक्रूटमेंट में जो भी पब्लिश की गई है इसमें सारे लोगों के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, चाहे आप नर्सिंग के डिपार्टमेंट से हो, ठीक है, चाहे आप रेडियोलॉजिस्ट हो, आप एक्सरे टेक्नीशियन हो, आप लैब टेक्नीशियन हो, आप फार्मासिस्ट हो, सबके लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी गई है। ठीक है, लेकिन जो एम्स नॉर्सेट होता है ना, हम नॉर्सेट की बात कर लें, यदि आप नॉर्सेट अटेंड करना चाहते हैं तो नॉर्सेट सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर के लिए ही होता है। वो एक इंडिविजुअल एग्जाम है जो सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर के लिए होता है। लेकिन अभी जो एग्जाम होने वाली है एम्स सीआरई की, जिसकी रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं, ये जो रिक्रूटमेंट आई है ये कंबाइंड सबके लिए है। ठीक है, तो ये दोनों डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, आई होप सो। अभी हम बात करेंगे इसके रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दे रखी गई हैं इस नोटिफिकेशन में। और गाइज ये नोटिफिकेशन को डिस्कस करने के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ आप ले सकते हैं और खुद भी इसको पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो है डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट। इस रिक्रूटमेंट को कब पब्लिश किया गया है, इस नोटिफिकेशन को कब पब्लिश की गई है। तो गाइज इस नोटिफिकेशन को पब्लिश की गई है 7 तारीख को। ठीक है, यानी कि 7 जनवरी को नोटिफिकेशन पब्लिश कर दी गई है। गाइज आगे हम बात करेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म भरना कब से शुरू होगा। डेट ऑफ स्टेज ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द एक्सेप्टेंस टू अपियर इन एग्जामिनेशन। गाइज वो है, देख लीजिए, ये 31/1/2024। पहली चीज़ आप क्लियर कर देते हैं कि 7 तारीख से, ठीक है, 7 तारीख से इसकी एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। ठीक है, 7 को इसकी एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ की गई थी और उसी दिन से एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू किया गया है। 31/1/2024 यानी कि 31 जनवरी तक आपकी एप्लीकेशन फॉर्म भरी जाएगी। ठीक है गाइज, आगे जो हम बात करेंगे देख लीजिएगा, डेट ऑफ स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फॉर द एक्सेप्टेंस इन द पीरियड ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि किस दिन को आपकी जो एग्ज़ाम होने वाली है उसकी एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट की गई है या नहीं। इसकी जो डेट है ना वो 11 तारीख को आपको पता चल जाएगा किनका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट किया गया है और किनको रिजेक्ट किया गया है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, देख लीजिएगा, डेट ऑफ करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म इज एज अलाउड। ठीक है, यानी कि आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में यदि कोई गलती हो गई होगी, कोई मिस्टेक्स हो गया होगा, तो उसको आप सुधार किस दिन कर सकते हैं। तो 12 फरवरी से लेकर के 14 फरवरी तक आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को सुधार कर सकते हैं यदि कोई बाई चांस मिस्टेक हो गया होगा आपकी एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम तो। ठीक है, आगे हम बात करेंगे डेट ऑफ इशू ऑफ एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड कब जारी किया जाएगा गाइस, तो एज पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, एज पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जब भी एग्जाम होगी उसके कुछ दिन पहले आपकी एडमिट कार्ड जारी कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे डेट ऑफ स्किल टेस्ट। गाइज इसमें स्किल टेस्ट भी आपका होने वाला है। ठीक है, तो स्किल टेस्ट टू बी नोटिफाइड लेटर, जब भी आप एग्जाम दे लोगे उसके बाद आपको बता दिया जाएगा कि आपकी स्किल टेस्ट की डेट कब डिसाइड की गई है। आगे हम बात करेंगे डेट ऑफ एग्जामिनेशन की डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या होने वाला है। तो इसकी जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन रखी गई है वो है ये 26 फरवरी से लेके 28 फरवरी के बीच में। चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट के हों, आपकी जो एग्ज़ाम होगी वो 26 से 28 के बीच में ही होगी। लेकिन ये जो वीडियो हम अभी बना रहे हैं ये बेसिकली नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए बना रहे हैं, नर्सिंग डिपार्टमेंट्स वालों के लिए बना रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा ताकि सारी चीज़ों को आप अच्छे से समझ सकें, इसके सिलेबस, इसके एग्ज़ाम के पैटर्न्स, इसकी एज लिमिट्स। ठीक है, तो हम सारी चीज़ों को एक एक करके अभी डिस्कस करने वाले हैं। चलिए अभी डिस्कस करेंगे एज लिमिट की क्या होने वाली है यहाँ पे। ठीक है, देख लीजिएगा गाइस, पहला है एज लिमिट जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। एज में क्या रिलैक्सेशंस आपके दिए गए हैं उसको अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यदि आप SC/ST कैटेगरी के हों, ठीक है, यदि आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे तो इसकी जो अपर एज लिमिट है उससे 5 ईयर्स मोर, यानी कि एक्स्ट्रा 5 साल और आपको मिलेगा यदि आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। वहीं हम बात करें OBC की, तो यदि आप
आप जितनी भी आपकी एज है उससे 3 साल ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। इसकी जो कट ऑफ एज है उससे 3 साल ज़्यादा आपको मिलने वाला है। वहीं PWBD की बात कर लें तो यहाँ पे 10 साल ज़्यादा मिलने वाला है एज रिलैक्सेशन, ठीक है। यानी कि 30 और प्लस 10 40 ईयर्स तक का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। एक सर्विसमैन यदि आप हैं तो 3 ईयर्स आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। वहीं यदि हम बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की, देख लीजिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का यदि सिविलियन एम्प्लॉई है और ग्रुप बी में आते हैं तो आपको 5 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है गाइस। वहीं अगर बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट के सिविलियन एम्प्लॉय के ग्रुप सी में यदि आप आते हैं तो अप टू 40 ईयर्स यानी कि यहाँ पे 10 साल तक एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, ठीक है। यदि आप जनरल कोटा के हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट में सिविलियन एम्प्लॉय हैं तो ठीक वैसे ही देख लीजिएगा सारे एज रिलैक्सेशंस दिए गए हैं अलग अलग कैटेगरी वालों के लिए। यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉयड हैं और बी सी किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आप अपना चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इस नोटिफिकेशन को हम अपने टेलीग्राम पे डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन करके आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को बेसिकली इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके और खुद से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेंगे कि और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दे रखी गई हैं, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट्स के रिगार्डिंग भी बहुत सारी जानकारी दे रखी गई हैं जिसमें क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर आते हैं। आपको एक बार पढ़ लेना है, कहीं से कोई भी डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अभी हम बात करेंगे गाइस आगे इसकी जो एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है उसके रिगार्डिंग। देख लीजिएगा यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है, पहला है जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स, चाहे आप जनरल हो या फिर ओबीसी कैंडिडेट्स हो, 3000 रुपीज़ आपको एज एन एप्लीकेशन फ़ी पे करना होगा तो ही आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे SC ST कैंडिडेट्स और EWS वालों के लिए, तो इनको 2400 रुपया देना पड़ेगा एज एन एप्लीकेशन फ़ी के रूप में। पर्सन विथ डिसएबिलिटी कोटा यानी आप किसी भी तरीके के हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स हैं तो एग्जम्प्टेड यानी कि आपको कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी नहीं देना है, आप डायरेक्ट अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं बिना एप्लीकेशन फ़ी पे किए हुए, ठीक है। तो बेसिकली ये क्राइटेरिया है यहाँ पे। डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशंस की बात कर लेते हैं। देख लीजिएगा डेट ऑफ एग्जामिनेशंस क्या है, 26 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी के बीच में, 26 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में आपकी CBT मोड में यानी कि बिल्कुल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है ऑनलाइन, ठीक है। तो CBT मोड में आपकी एग्जाम्स ली जाएगी, 10 दिन के अंदर में आपके सारे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट्स के हों। चलिए आगे हम बात करेंगे एग्जामिनेशन सेंटर्स की। तो गाइस जो भी एग्जामिनेशन सेंटर्स होगा आपका, ठीक है, वो आपका स्टेट जरूर होगा, ठीक है। तो आपकी स्टेट में जो आपका स्टेट बेसिकली जो स्टेट का कैपिटल होता है ना उसको प्रेफर किया जाता है एग्जाम सेंटर्स के लिए। तो आपकी स्टेट्स में आपकी इंडिया की जितनी भी स्टेट्स हैं वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर्स जरूर ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं गाइस, देख लीजिएगा इसकी एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग क्या जानकारी दे रखी गई है। तो एडमिट कार्ड के बारे में बताया गया है कि जो एडमिट कार्ड होगा एग्ज़ाम से 3 दिन पहले जारी किया जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम से 3 दिन पहले आपकी एडमिट कार्ड जारी कर दी जाएगी, लेकिन किस सिटी में आपका एग्ज़ाम है वो यदि पता करना हो तो एग्ज़ाम से 7 दिन पहले आपको पता चल जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम से 7 दिन पहले अपनी एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेशन नंबर को यूज़ करके आप पता लगा सकते हैं कि आपकी जो एग्ज़ाम सेंटर्स है वो कहाँ पे दिया गया है एग्ज़ाम से 7 दिन पहले, ठीक है। चलिए आगे और जानकारी हम लेते हैं। देख लीजिएगा इसकी एग्ज़ाम के पैटर्न्स क्या होने वाले हैं, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होने वाला है उसके रिगार्डिंग अभी हम बात कर लेते हैं। तो पहला है देख लीजिएगा यहाँ पे CBT मोड में आपकी एग्जाम्स होंगे यानी कि ऑनलाइन मोड में एग्जाम्स होगा। द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी 90 मिनट्स, 90 मिनट का एग्जाम होने वाला है यानी कि 1.5 आवर आपका एग्जाम चलेगा, ठीक है। 1.5 घंटे का आपका एग्जाम होने वाला है। 100 MCQ क्वेश्चंस मिलेंगे 400 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चंस का 4 मार्क्स आपका होने वाला है, ठीक है। एवरी 1 क्वेश्चंस कैरी 4 मार्क्स, ठीक है। इस वजह से जो 100 क्वेश्चंस हैं वो टोटल 400 नंबर के आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। आगे हम बात कर लेते हैं, देख लीजिएगा इसमें 3 नंबर वाले पॉइंट्स में क्या देखा गया है। 25 MCQs रिलेटेड टू जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड 75 मार्क्स रिलेटेड टू डोमेन्स ऑफ रिस्पेक्टिव ग्रुप्स, यानी कि आप जिस ग्रुप से भी एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होंगे, यदि आप नर्सिंग ऑफिसर के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तो आपके जो 25 क्वेश्चन होंगे वो नॉन नर्सिंग के आएंगे जिसमें कि जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड और कंप्यूटर के एग्जाम्स होंगे, लेकिन जो 75 नंबर होगा वो आपका रिलेटेड ट्रेड यानी कि नर्सिंग के डिपार्टमेंट से आपका क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे जिसमें 75 क्वेश्चन होंगे नर्सिंग के, 25 क्वेश्चन होंगे नॉन नर्सिंग के। इसको आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिएगा, क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस ईच ऑफ 18 मिनट ड्यूरेशन, यानी कि क्वेश्चन पेपर में आपके टोटल 5 सेक्शन होगा, ठीक है। 5 सेक्शन यानी कि हर एक सेक्शन के लिए 18 मिनट मिलेगा आपको सॉल्व करने के लिए। वेयर ईच सेक्शंस विल कंटेन 20 क्वेश्चंस, ठीक है, यानी कि 18 मिनट में आपको 20 क्वेश्चंस करना पड़ेगा, ठीक है।
चलिए, कहीं से कोई भी डाउट हो, समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आगे हम बात देख लीजिएगा, 90 मिनट का टोटल आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है गाइस, इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। आगे हम बात कर लेते हैं मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की। देख लीजिएगा, 10+2 एग्जामिनेशंस विल बी हेल्ड इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। क्वेश्चन पेपर विल बी बिलिंगुअल, यानी कि बाइलिंगुअल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आप जिस भी लैंग्वेज में सिलेक्ट करके अपना लिखना चाहते हैं पेपर लिख सकते हैं, चाहे आइदर वो इंग्लिश हो या हिंदी हो, दोनों मोड में आपकी जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो अवेलेबल होंगे। चलिए आगे हम बात करेंगे क्वालिफाइंग एंड अदर क्राइटेरिया क्या रखा गया है। ईच क्वेश्चन विल कैरी 4 मार्क्स, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। निगेटिव मार्किंग बारे में बात करेंगे। देयर विल बी अ निगेटिव मार्किंग 1/4 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि एक भी क्वेश्चन यदि आपने गलत किया तो 1/4, यानी कि देख लीजिएगा यहाँ पे एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1/4 आपकी मार्किंग स्कीम है। आगे हम बात करेंगे, देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 40 फॉर यूआर एंड ईडब्ल्यूएस। यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हो, फिर डब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हो तो 40% आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स रखी गई है। बहुत सारे लोग इस वजह से भी कंफ्यूज होते हैं कि क्वालिफाइंग मार्क्स इट मीन्स कि आपकी एग्जाम्स में आपकी जो क्लियरेंस होगी वो हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। 40% सिर्फ क्वालिफाइंग है। मेरिट बनाने के लिए आपको और ज़्यादा मार्क्स की आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, 35% रखा गया है ओबीसी के लिए, 30% रखा गया एससी एसटी के लिए, बस क्वालिफाई करने के लिए कि आप उस एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर चुके हो। ठीक है, क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है, आपकी मेरिट बन जाएगी, फिर आपको बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाएगी। फॉर पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 30% रखा गया है हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, बहुत सारी जानकारी रखी गई है। लगभग 200 से ज़्यादा पेजेस के ये पूरा नोटिफिकेशन है। आप खुद से भी नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हो, हमारे टेलीग्राम से लेकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। गाइस यहाँ पे सिलेबस दे रखा गया है। जिन लोगों को भी सिलेबस में प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, खुद से एक बार सिलेबस अपना डिस्कस करके, क्योंकि बहुत सारे सिलेबस यहाँ पे दिए गए हैं। नर्सिंग्स के लिए जो नीचे सिलेबस होंगे देख लीजिएगा यहाँ पे एड्स, देखिए यहाँ पे ये नर्सिंग का है, और देख लीजिएगा कौन कौन से पोस्ट यहाँ पे रखे गए हैं नर्सिंग के रूप। नर्सिंग ऑफिसर है, नर्सिंग ग्रेड है, स्टाफ नर्स है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं। आपको किसी भी चीज़ से कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, पॉइंट वाइज सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है नोटिफिकेशन में। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं गाइज, वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर बोरिंग लगने लगता है। इस वीडियो को इतना ही ख़त्म करते हैं गाइज। थैंक यू सो मच, थैंक यू।